Hello, Namaskar, and I am back for the third video in the chapter of capital gains. हमने पहले वीडियो में पढ़ा when is capital gains taxable, सेकंड में हमने पढ़ा how is it taxable, और अब करने जा रहे हैं what are the exemptions. The exemptions from capital gains बड़ा सिंपल सी बात है. आपका कैपिटल गेन जब आपने निकाल लिया, अब इसमें से हमने एग्जेम्पशंस देनी है. अब इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे बेटा. एग्जेम्पशन जो मिल रही है वो किसको मिल रही है, कौन से कैपिटल गेन्स में से मिल रही है, कौन सा एसेट बेचने पे, कौन सा एसेट खरीदने पे मिल रही है, कितनी देर में खरीदने को मिल रही है, और मैक्सिमम लिमिट क्या है. तो मैंने पूरी लिस्ट को इन 5 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया. और अगर आप देखोगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे 54 है और राइट पे 54F है. तो अगर हम इसको एक चार्ट बना लेना 54 54F, फिर आ रहा है B 54B, EC और EE. तो एक सीक्वेंस में याद करते हैं 54 54F 54B 54EC 54EE. हो गया याद. अब हम इसको करते हैं पहला पॉइंट कौन से कैपिटल गेन्स में से. अब सीक्वेंस में चलेगा, देखो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, यानी सारे कैपिटल गेन्स जो है लॉन्ग टर्म है. शॉर्ट टर्म में से सिर्फ एक एग्जेम्पशन मिल रही है, बताओ कौन सी है, 54B की. किसको मिल रही है? नाउ यू कैन सी इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल HUF, एनी पर्सन, यानी सिर्फ EC और EE इज अवेलेबल टू अदर देन इंडिविजुअल और HUF. बाकी सारी सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिल रही है. EC और EE सबको मिल रही है, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इंडिविजुअल और HUF. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक, कौन सा एसेट बेच के कौन सा एसेट खरीद रहे हैं. नाउ इन सेक्शन 54 रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस है. 54F में कुछ भी और बेचो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, और क्या खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउस. अब आपको रेजिडेंशियल हाउस और रेजिडेंशियल लैंड में फर्क करना है. यानी जब हम रेजिडेंशियल हाउस बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग प्लस लैंड, बिल्डिंग प्लस लैंड है. मेन एसेट आप क्या खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, और रेजिडेंशियल एरिया की. यहां पर आप खरीद तो बिल्डिंग प्लस लैंड रहे हो, पर जो बेच रहे हो वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लस लैंड नहीं है. रेजिडेंशियल लैंड बेच रहे हो सकते हो, कमर्शियल लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग जहां पर आ गई तो आपको 54F नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली 54 मिलेगा. देन कम्स 54B, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच के व्हाट आर यू बाइंग, अर्बन और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. यानी एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड. आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो तो वो तो एग्जेम्प्टेड कैपिटल एसेट होता है, वो तो आएगा ही नहीं, वो तो कैपिटल गेन्स ही नहीं होगा. अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे आप खरीद सकते हो रूरल एग्रीकल्चर लैंड. एंड देन EC कम्स लैंड एंड बिल्डिंग. अब यहां पर रेजिडेंशियल लैंड, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कमर्शियल लैंड, कमर्शियल बिल्डिंग. मतलब कोई भी लैंड कोई भी बिल्डिंग. तो अगर आप देखें रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर मैं बेचता हूं तो या तो मैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद के 54 का एग्जेम्पशन ले सकता हूं, या बॉन्ड्स खरीद के 54 EC का भी ले सकता हूं. So what are the bonds that we need to buy? We need to buy NHAI, bonds of REC, Rural Electrification Corporation, Power Finance Corporation and Indian Railways Finance Corporation. ये 4 बॉन्ड्स हैं जो आप खरीद सकते हो. देन EE में कोई भी एसेट बेच सकते हैं, और आप बॉन्ड्स ऑफ स्टार्टअप फंड खरीदोगे, बॉन्ड्स ऑफ स्टार्टअप फंड. नाउ द क्वेश्चन कम्स कितनी देर में. सो कितनी देर के लिए मैंने एक सेपरेट चार्ट बना दिया. 54 और 54F में हम एक डेट दिमाग में डालेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर. तो चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल 1/11/22 लेंगे. तो 1/11/22 के 6 महीने के अंदर अंदर आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं. आप इस डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले नहीं खरीद सकते हैं, आपको इस डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद खरीदने हैं. सो यहां पर क्या आ गया बेटा, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. 54B में आपको जो खरीदना है रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. इन 54 एंड 54F व्हाट आर वी बाइंग, रेजिडेंशियल हाउस. या खरीद रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन पहले शुरू हो सकता है, पर कंप्लीट इस डेट के बाद होना चाहिए. अगर कंप्लीट भी पहले हुआ तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट परचेज, देन इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट यू कैन परचेज इट विद इन 1 year बिफोर, यानी 1/11/21 के बाद खरीदा तो भी मिल जाएगी, और उसके बाद है तो 2 साल के अंदर विच इज 1/11/24,
या आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं 1/11/25 में। बट वी नो दैट बीच में ड्यू डेट आ जाती है और ड्यू डेट से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मेरा फुल वैल्यू अगर 101 आ रहा है, मेरा खर्चा 1 है और 100 इज माय नेट फुल वैल्यू, एंड इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 आ रही है और मेरे पास बच गया 30। तो मेरे को अगर ये 30 एग्जेम्पशन लेना है तो ड्यू डेट से पहले या तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, अगर कुछ पॉइंट इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो मेरे को उसको कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में डालना पड़ेगा और फिर मैं उसमें से विड्रॉ करके स्टिपुलेटेड पीरियड तक यूज करूंगा, और अगर नहीं यूज कर पाऊंगा तो एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी, जिसकी भी बात करेंगे। नाउ सपोज अमाउंट इन्वेस्टेड इज 5 लाख। मैं किसी प्रॉपर्टी का बयाना दिया है, सपोज हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और मैंने अब कितना पैसा डिपॉजिट करना है। दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन, आपने पैसा लगाना कितना है, क्या नेट फुल वैल्यू लगाना है या कैपिटल गेन्स का अमाउंट लगाना है। तो फॉर एवरी एग्जेम्पशन एक्सेप्ट 54F आपको कैपिटल गेन्स का पैसा लगाना है। तो आप यहां 25 लगाए आएंगे तो आपको 30 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट इफ इट इज 54F, if it is 54F, then what do we do? Then we need to first find out how much do we need to invest. So I will need to invest net full value to get exemption of 30 lakhs. और अगर मैंने नेट फुल वैल्यू से कम करा तो प्रोपोर्शनेट मिलेगी। तो सपोज मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया और 40 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया। अब मेरे को 100 रुपए लगाते तो 30 एग्जेम्प्ट होता। मैंने कितने लगाए, मैंने लगाए 50। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, यानी ऑफकोर्स मेरा 15 लाख रुपया एग्जेम्प्ट हुआ एंड 15 लाख रुपया बिकम्स टैक्सेबल। So how much money do I need to invest in 54F? Net full value. And in every other section, I need to invest the capital gains. अब कुछ conditions. 54EC में मैक्सिमम आपको 50 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा 1 ईयर में, और EE में भी 50 लाख। इन दोनों का 50 प्लस 50 लेके आप 1 करोड़ का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो इन 54 आप रेजिडेंशियल हाउस कहां खरीद रहे हैं? इंडिया में खरीद रहे हैं। वेयर आर यू बाइंग द रेजिडेंशियल हाउस? यू आर बाइंग द रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। इवन हियर यू आर बाइंग द रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। क्या मैं सर एक घर बेच के 2 घर खरीद सकता हूं, 3 घर खरीद सकता हूं? जरूर खरीदिए, पर आपको एग्जेम्पशन सिर्फ 1 घर के लिए मिलेगी। आप खरीद सकते हैं 2 घर, 3 घर, पर आपको एग्जेम्पशन 1 घर के लिए मिलेगी। बट वंस इन अ लाइफ टाइम यू कैन गेट एन एग्जेम्पशन फॉर 2 हाउसेज इफ द कैपिटल गेन्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़। बट 54F में क्या है, जिस दिन आप ये वाला एसेट बेच रहे हैं उस दिन आपके पास 1 से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। यानी उस दिन अगर आपके पास 1 घर था तो चलेगा, आप 1 और घर इंडिया में या परचेज या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपके पास अगर कोई भी घर नहीं था तो भी आप 1 या परचेज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर ही आपके पास 2 घर थे, जिस दिन आपने इसको बेचा ऑलरेडी 2 घर लेके बैठे हुए हो, अब आपको 54F का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सो द डिफरेंस इज, यहां आप 1 से ज्यादा खरीद सकते हो, यहां आपके पास 1 से ज्यादा हो भी सकते हैं, लेकिन आपको एग्जेम्पशन 1 घर के लिए दे रहा है। यहां पर ना 1 से ज्यादा हो सकता है, ना 1 से ज्यादा खरीद सकते हो। अगर 1 से ज्यादा था तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, अगर 1 से ज्यादा नहीं था और आपने 1 खरीदा तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर उन 2 साल में या 3 साल में 1 और खरीद भी लिया, 1 और कंस्ट्रक्ट भी करा लिया, तो भी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। Now to understand these, I have a few illustrations for you which we are going to be talking about. Right, so now let's do some illustrations. कुछ 6 illustrations करके पूरे concept हम clear कर लेते हैं। Now in these, each one of these will clear one particular point. तो पहले तो assumption है full value, expenditure, net full value और index cost आ गया। Long term capital gain आ रहा है कितना बेटा? 10 लाख का। Now he says ये उसने बेचा है क्या? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है 1/3/23 को, तो दिमाग में चल रहा है 22/23। ही इन्वेस्ट इन अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/1/23। नाउ दिस इज बिफोर। नाउ 7 लाख का है, बॉन्ड्स ऑफ आरईसी 2 लाख है, 1/8/23। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज एसेट टू एसेट चेक। एसेट टू एसेट चेक मतलब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए अपने को क्या मिल रहा है बेटा? 54। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के बॉन्ड्स ऑफ आरईसी के लिए क्या मिलेगा? ईसी, एसेट टू एसेट चेक। नाउ द टाइम चेक। टाइम पीरियड क्या है? आप इस ट्रांसफर की डेट के 1 ईयर बिफोर में खरीद सकते हैं, तो यह एलिजिबल हो गया।
लेकिन जो बॉन्ड्स है मस्ट बी विद इन 6 मंथ। सो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पूरा, तो 1 अगस्त इज विद इन 6 मंथ्स, तो दोनों एलिजिबल हो गए। यानी हमने एलिजिबल कैपिटल गेन्स निकाल लिया, कितना आ गया 7 लाख एग्जाम्पशन और 2 लाख एग्जाम्पशन। क्या एक एसेट को बेच के मुझे 2 एग्जाम्पशन मिल सकती हैं? मिल सकती हैं। सर कौन सी पहले दूंगा? अरे कोई भी दे दो यार, क्योंकि अल्टीमेटली ये एग्जाम्पशन 10 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। ना 54 बुरा मानेगा अगर ईसी पहले दे दिया, ना ईसी बुरा मानेगा अगर 54 पहले दे दिया। हाउ डज इट मैटर? अच्छा, अगर यही 10 लाख की होती रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या हम सिर्फ 10 लाख दे देते हैं? तो ईसी का क्या करते? नहीं देते सर, ऑब्वियसली एग्जाम्पशन है। तो सर फिर ये इन्वेस्ट क्यों करा बॉन्ड्स में? गलती होगी, इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करनी चाहिए था ना। अगर हमसे बात कर लेता तो हम बोलते मत इन्वेस्ट कर। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी डूइंग इन द पेपर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी देयर। आइदर द एग्जामिनर विल आस्क यू क्या खरीदे। भाई अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, 10 लाख का कैपिटल गेन्स हो रहा है, तो क्या खरीदवाऊं इसको? तो हम बोलेंगे या तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदवा लो या बॉन्ड्स खरीदवा लो, और टाइम पीरियड बताएंगे। लेकिन अगर उसने ऑलरेडी खरीद लिया हुआ है, बस अब चेक करके बता देंगे भाई ये सही किया या नहीं किया। चलिए आगे। नाउ ही सेल्स अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगेन ऑन 1/3/23 एंड आई एम अज्यूमिंग द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इज 31st of July। उसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का एडवांस दिया है 1/5/23 को, 3 लाख रुपए कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में डाला है 31/7/23 को, और 4 लाख रुपए डाला है 1/8/23 को। नाउ आपने चाहे विद इन 2 years ऐसा खर्च भी दिया, पर ड्यू डेट के बाद अगर जमा कराया तो ये तो एलिजिबल होगा नहीं। यानी एलिजिबल अमाउंट इज 4 लाख। एसेट टू एसेट एलिजिबल है 54 में, और अमाउंट एलिजिबल है 4 लाख। बॉन्ड्स उसने खरीदे 1/8 को, एसेट टू एसेट 54 ईसी में आ गया, 6 मंथ्स के अंदर आ रहा है, अमाउंट 2 लाख है। अब मेरा एलिजिबल अमाउंट हो गया 4 and 2, और कोई भी एग्जाम्पशन आप पहले दे सकते हैं। Now what if he sells other than residential house? And let us assume residential land बेचा है। अब क्या होगा बेटा? अब रेजिडेंशियल लैंड बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ट्रांसफर कब करा रेजिडेंशियल लैंड? 1/3 को। घर कब खरीदा? कहता है 1/5 को 1 लाख रुपया बयाना दिया, 31 जुलाई को 3 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराए, और 1/8 को 4 लाख करेगा। इवन इन 54F ड्यू डेट से पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना है। नाउ अमाउंट इन्वेस्टेड इज 4 लाख, बट 54F के लिए मेरे को 21 लाख रुपया खर्चना था, तो 10 लाख एग्जेम्प्ट होता। तो मैंने कितना खर्चा? 4, तो मेरा एग्जेम्पशन आएगा 1,90,476। देन बॉन्ड्स ऑफ आरईसी 2 लाख रुपया, रेजिडेंशियल लैंड बेच के आप बॉन्ड्स ऑफ आरईसी खरीद सकते हैं, तो ये एलिजिबल है एसेट टू एसेट, और 2 लाख 6 महीने के अंदर है। नाउ आई कैन गिव एनी एग्जेम्पशन इन एनी ऑर्डर। तो कई बच्चे सोचते हैं कि सर अगर पहले ईसी दे देते 2 लाख का, तो फिर यहां पर ये जो एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने का रेशियो, क्या यहां 10 से हटा के 8 कर देते? भाई कैपिटल गेन्स माइनस एग्जेम्पशन तो लिखा नहीं है, तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप 54F पहले दें या 54EC पहले दें, द मेथड ऑफ कैलकुलेशन विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम, विच मीन्स यहां 10 डिवाइडेड बाय 21 ही आएगा, चाहे आपने पहले एग्जेम्पशन दे भी दी। ठीक है सर। नाउ वी हैव अनदर वन व्हिच सेज he sells a residential house on 1/11/22. he invests in residential house 1 lakh, एडवांस दिया 1/5 को, और 15 लाख रुपए डाल दिया इन द कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। नाउ 1/11/22 के 2 साल के अंदर उसको परचेज करना है। आई एम एज्यूमिंग ये परचेज कर रहा है, तो पहले तो ये डेट्स देखो कहां से शुरू होगी। डिपॉजिट ऑफ मनी से 2 साल नहीं है, जो ट्रांसफर हुआ रेजिडेंशियल हाउस उसके अंदर उसके उस डेट से 2 साल लेने। Now the total amount eligible is 16 lakhs. How much is the capital gains? 10 lakhs. तो क्या मैं 16 देके 6 लाख का लॉस ले लूंगा? नो। तो मेरा अमाउंट एग्जाम कितना होगा बेटा? 10 lakhs. ओके। What if उसने रेजिडेंशियल हाउस ना बेच के कोई भी और एसेट बेचा होता, लैंड बेचा होता, गोल्ड बेचा होता, ज्वेलरी बेचा होता, कुछ भी बेचा होता, तो अब पहली बात जो 16 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट करे हैं, वो कौन से सेक्शन में एलिजिबल होगा बेटा? 54F में। और 54F में मेरे को रेशियो में मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 16, तो 761,905 मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 10 लाख में से माइनस करके बैलेंस विल बिकम टैक्सेबल।
नाउ वी कम टू अ सिचुएशन जब एक से ज्यादा एसेट बेचे और एक से ज्यादा खरीदे। नाउ लेट अस एज्यूम उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है। क्या बेची है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और लेट से उसने शेयर्स बेचे हैं। डेट ऑफ ट्रांसफर दिया 22-23, ये भी 22-23 है। नाउ he says he invests 15 lakhs in bonds of NHAI on 1/5/23. सबसे पहले एसेट टू एसेट चेक। कैपिटल गेन्स आपको दिख रहा है, आई एम श्योर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी 10 लाख और 7 लाख का कैपिटल गेन आ रहा है, और ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट लिया हुआ है। अब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के क्या मैं एनएचआई के बॉन्ड्स खरीद सकता हूं? हाँ, बट इट हैज टू बी विद इन 6 मंथ्स। तो 1/1/23 से 1/5/23 तक 6 महीने के अंदर आ रहे हैं, तो ये तो एलिजिबल है। पर क्या मैं शेयर्स बेच के एनएचआई के बॉन्ड्स खरीद सकता हूं? नहीं, आपको ईसी नहीं मिलेगा, बिकॉज ईसी इज ओनली फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसमें से तो एलिजिबल ही नहीं है। दूसरा एसेट उसने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, कोई फायदा नहीं है, इसका कोई एग्जेम्पशन नहीं है। क्यों? वो तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीदते तो मिलता, तो इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। Therefore, we will give only a 10 lakh exemption from residential house property under EC and the balance becomes taxable. चलिए दूसरा बी पार्ट लेते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट बदल देते हैं। कहता 15 लाख रुपए बॉन्ड्स में लगाए 1/11/22 को, और 5 लाख रुपए बॉन्ड्स ऑफ आरईसी में लगाए 1/8/23 को। चलिए देखिए, शेयर्स के कैपिटल गेन में से तो अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही सिर्फ इसमें से है। अब इसमें से भी विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए एंड 6 मंथ्स आफ्टर। ये तो बिफोर है, ये तो वैसे एलिजिबल नहीं है। आफ्टर में क्या आना चाहिए? 1/1/23 है बेटा, ये 1/8/23 है, ये भी आफ्टर 6 मंथ्स हो गया, तो कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। यानी इस बंदे का, इस एसएससी का, इसने सीए से बात नहीं करी होती तो ऐसी गलती ना होती। देखो 20 लाख रुपए बॉन्ड्स में लगा भी गया और एग्जेम्पशन भी नहीं मिली, और इन बॉन्ड में वैसे कोई इतना फायदे वाले बॉन्ड्स नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा ब्याज आ रहा है या कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जेम्पशन के लिए लेते हैं। चलो वन मोर, एंड दिस टाइम स्टार्ट डूइंग इट विद मी। अपना दिमाग लगाओ, जब मैं कर रहा हूं तो देखो, सोचो, समझो, बोलो, कमेंट लिखो। वेयर मोर देन वन एसेट इज सोल्ड। पहला एसेट कौन सा? देखो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और एक और बता रहा है अपने को, क्या बता रहा है? लैंड। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और लैंड बेच रहा है। यहां 1/1/23, 1/3/23 दोनों अपने साल में आ रहा है, दोनों अपने साल में आ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट्स क्या करी उसने? 15 लाख रुपए लगाए बॉन्ड्स ऑफ एनएचआई 1/5/23 को। अब नाउ वी नीड टू डू द एसेट टू एसेट चेक। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से बॉन्ड्स ऑफ एनएचआई एलिजिबल है ईसी के लिए, लैंड से बॉन्ड्स दोनों ही एलिजिबल है, यानी दोनों एलिजिबल है फॉर एनएचआई एज पर द एसेट टू एसेट टैक्स। अब क्या करते हैं? डेट, टाइम, ये 1/1/23 है, ये 1/5/23 है, एलिजिबल है विद इन 6 मंथ्स। ये 1/3/23 है, ये 1/5/23 है, यहां से भी एलिजिबल है। यानी दोनों एसेट्स का एसेट टू एसेट टेस्ट एज वेल एज टाइम टेस्ट दोनों पास हो गया। अब हम एग्जामिशन देंगे। अब क्या करें सर? टोटल मेरा कैपिटल गेन 17 लाख का है, पर एग्जामिशन मेरे को 15 की मिल सकती है, तो कहां से दूं? सर रेजिडेंशियल हाउस में से 10 दूं, यहां से 5 दूं, चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली 2 लाख रुपए क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच अंडर सेक्शन 112 is going to be taxed at the rate of 20%, at the rate of 20%। रेजिडेंशियल हाउस पे भी 20% है, लैंड पे भी 20 है, कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म होता है तो उस पे 20% है, तो देयरफॉर आप जहां मर्जी से एग्जेम्पशन दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ सपोज उसने बॉन्ड्स में डाला होता 1/5/23 को और एक घर खरीद लिया होता 31 जुलाई 23 को। नाउ 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 यहां पर एसेट टू एसेट में 54 आ रहा है, यहां पर 54F आ रहा है, और ये दोनों एलिजिबल फॉर 54 EC हैं। अब दिमाग में सोचो, सबसे पहले कौन सा एग्जेम्पशन देना चाहिए मुझे? देखो सबसे पहले तो हम देंगे 54। वाई? बिकॉज यहां से 54 मिलेगा, इसमें से तो दोनों मिल जाएंगे। Therefore, I will first give 54। तो मैंने 5 लाख रुपया यहां से दे दिया। अब मेरे पास बॉन्ड्स के रह गए 15 लाख रुपए, बॉन्ड्स के रह गए 15 लाख रुपया। अब मेरे पास कैपिटल गेन बचा है 5 और 7 12, तो मेरे को मैक्सिमम एग्जेम्पशन 12 की मिल सकती है, तो 5 यहां से दे दो, 7 यहां से दे दो, आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन्स हो जाएगा नील। ठीक है जी। नाउ मोर देन वन एसेट इज सोल्ड। चलिए रेजिडेंशियल हाउस बेचा, शेयर्स बेचे,
क्या खरीद रहे हैं आप? 15 लाख का रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद डाला विद इन टाइम, दैट इज बिफोर 31st ऑफ जुलाई। कम ऑन, एसेट टू एसेट टेस्ट कौन सा आ रहा है यहां पर? 54 शेयर से रेजिडेंशियल हाउस 54F। अब टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख है, 54 के लिए मुझे ये पैसा लगाना था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 54F के लिए नेट फुल वैल्यू लगानी थी। यानी टोटल अगर मैं 20 लाख लगाता तो मेरा टोटल कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाता, पर मैंने 20 लगाए नहीं। कितने लगाए? 15। अब सवाल आ गया 15 कहां से लगाए? इधर से 10 लगाए, इधर से 5 लगाए, या इधर से 10 लगाए, इधर से 5 लगाए? तो देखो 54 में फायदा है, 54 में 1 रुपए के बदले 1 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन F में 1 रुपए के बदले यहां पर रेशियो आ जाएगा 7/10, 70 पैसे का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ऑब्वियसली यार मैं पहले 54 दूंगा, तो मैंने 10 इस 15 में से माना पहले 10 यहां से लगाए और ये कैपिटल गेन्स हो गया नील। फिर माना जो बाकी 5 है वो यहां से लगाए। सो 7/10 इंटू 5, 3,50,000 का मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। देन मोर देन वन एसेट, अब 54F के लिए देखिए, अब लैंड है, शेयर्स है, और उसने 15 लाख रुपए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में लगा दिया, ड्यू डेट से पहले है। दोनों में से एसेट टू एसेट चेक में 54F मिल रहा है, ठीक है। अब सर टोटल अगर मैं नेट फुल वैल्यू लगाता 31 लाख रुपया, तो मुझे टोटल 17 lakhs would have been exempt. But how much have we invested? Only 15 lakhs. Therefore, we need to know whether I've invested 15 entirely from here, or I've invested 10 from here and 5 from here. We have to maximize the benefit. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले एक रेशियो निकाल लेंगे, कैपिटल गेन टू नेट फुल वैल्यू, कैपिटल गेन टू नेट फुल वैल्यू। कैपिटल गेन टू नेट फुल वैल्यू 0.7 आता है और यहां 0.4 आता है। व्हाट डज दैट मीन? फॉर एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड, यहां 70 पैसे एग्जेम्प्ट होने वाले हैं, यहां 48। ऑब्वियसली मैं पहले ये वाला मानूंगा। Therefore, what will I do? I will first assume that out of that 15 lakh rupees, the first money that I invested was from here. So 15 में से 10 यहां से मानेंगे तो 7 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब बचे कितने? 15 में से 10 यहां से मान लिए, 5 बचे। ये 5 यहां से मानेंगे, पर मिलेगा तो रेशियो में ना 10 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 5, तो उस रेशियो में मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो दीज वर इलस्ट्रेशंस फॉर कंप्यूटिंग एग्जेम्पशन। ये वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं फॉर 54F, 54 और 54F के सारे पॉइंट्स कर लिए। अब आते हैं विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन पर। अब विड्रॉल में दो बातें हैं। सपोज करो एक्स ने एसेट बेचा, कैपिटल गेन स्कीम में पैसा डाला, एग्जेम्पशन ले ली, पर उसकी डेथ होगी। अब उसका लीगल हेल्प जाता है बैंक से पैसा निकलवाने, तो बैंक वाले कहते हैं जी आपके पापा ने एग्जेम्पशन ली थी फ्रॉम इनकम टैक्स, तो अगर आप पैसा टाइम से पहले विड्रॉ करोगे तो हम तो आपको टैक्स लगवाएंगे। तो वो कहता जी पापा ने एग्जेम्पशन ली थी, मैंने थोड़े ली थी। कहता पापा के जाने के बाद मुझे तो मेरा पैसा वापस ही है, पापा का एस्टेट में है, विल में है, तो मुझे दीजिए। तो क्या उस लीगल हेयर को भी एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी? नहीं होगी सर। Death of the individual before the stipulated period, the unutilized amount is not chargeable to tax in the hands of the legal heir, since the unutilized amount is not income of the estate. मेरी एक बार क्लास में बंदे ने बोला सर ये तो फिर टैक्स प्लानिंग हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, मैं कहा पापा को मारना पड़ेगा बेटा उसके लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए। चलिए एनीवेज, नाउ विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। नाउ दो प्रकार के विड्रॉल है बेटा। एक, आपने कैपिटल गेन स्कीम में जो पैसा जमा कराया था वो आपने यूटिलाइज नहीं करा, और एक आपने यूटिलाइज टाइम से कर लिया, जो एसेट खरीदा उसको जल्दी बेच दिया। तो पहले मैं चल रहा हूं विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन फॉर डिपॉजिट इन कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। अब इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। सो स्टे विद मी व्हेन आई एम गोइंग थ्रू दिस, प्लीज स्टे विद मी। सेक्शन 54 एंड 54B की बात कर रहे हैं। 54 और 54B में अलग होगा और 54F में अलग होगा, क्योंकि वहां प्रोपोर्शनेटली आ जाएगा। EC और EE में तो डिपॉजिट ही नहीं होता है, तो 3 सेक्शन हो गए ना, 54, 54B और 54F में प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्पशन मिली है तो प्रोपोर्शनेटली विड्रॉ होगा। बट अभी मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। केस 1, आपने ना जो प्राइम प्रॉमिस थी, परम प्रॉमिस थी, फर्स्ट प्रॉमिस थी, 2 साल और 3 साल के अंदर घर या तो परचेज या कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, वो ही पूरी नहीं करी। तो आपने 1/10/22 को ट्रांसफर करा, आपने एग्जेम्पशन ली,
बाय डिपॉजिटिंग 70 लाख रुपीज या 50 लाख रुपीज इन द कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम एंड 20 लाख रुपए आपने एडवांस दिया, 70 लाख रुपए का आपने एग्जेम्पशन ले लिया। अब आपके कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में पड़ा है 50 लाख, पर आपने घर ही परचेज नहीं करा विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 years या 3 years। चलिए कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, विद इन 3 years आपने कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं करी। अब क्या होगा सर? अब जिस साल ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, जिस साल ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, ये जो 3 साल वाला है, तो ट्रांसफर का हमारा जो डेट आ रहा है वो कितना आ रहा है? यहां पर ऊपर आ गया 1/10/22 आ रहा है ना। तो विद इन 3 years आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा बेटा? पूरा एग्जामेशन 70 लाख रुपया एग्जामेशन विड्रॉ हो जाएगा और वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बन जाएगा ऑफ द ईयर 25-26। क्लियर है बात? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी कहते हैं भाई सबसे मेन प्रॉमिस पूरा हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, परचेज कंप्लीट होगी विद इन 2 years, पर पैसा पूरा यूज नहीं हुआ। मतलब सर कहता है इफ द डिपॉजिट वाज 50 लाख रुपया एंड द हाउस इज कंप्लीटेड बट अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा है उसमें से 4 लाख रुपया, अभी अनयूटिलाइज पड़ा है, आपने 50 का एग्जाम्पशन लिया हुआ, 4 लाख पड़ा हुआ है, तो क्या 4 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ सर, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट टैक्सेबल होगा, अब पूरा नहीं होगा। अब कहता है कि अगर आपने जो पैसा डिपॉजिट किया था 80 लाख था इंस्टेड ऑफ 50, यानी आपने ज्यादा डिपॉजिट कर दिया। क्यों करा? यानी अगर यहां पर मैं बात करूं 20 एडवांस दिया, 80 डिपॉजिट करा तो 1 करोड़ हो गया, लेकिन आपको एग्जेम्पशन तो 70 की मिली होगी। अब 70 में से 20 तो एडवांस का है, यानी जो कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में पैसा पड़ा है, पड़ा तो 80 है, पर उसमें से आपको यूटिलाइज सिर्फ 50 करना, बिकॉज दैट इज व्हाट यू क्लेम्ड एज एन एग्जेम्पशन। क्लियर होगी बात? अकाउंट स्कीम में 80 पड़ा है, पर आपने यूटिलाइज कितना करना है? 50। अब कहता है अमाउंट यूटिलाइज आउट ऑफ 80 इज 72 लाख, यानी आपका 8 लाख बच गया, पर भाई हमने तो यूज ही 50 करना था, वो तो पूरा कर लिया, नथिंग इज टैक्सेबल। लेकिन अगर आपने यूटिलाइज करा 35 लाख, तो 25-26 में जो अनयूटिलाइज अमाउंट 15 लाख रुपया, 80 से नहीं 50 से, विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ये हो गया एक पार्ट। अब 54F में द ओनली डिफरेंस इज अगर एग्जेम्पशन प्रोपोर्शनेटली लिया है, भाई विड्रॉल भी प्रोपोर्शनेट होगा, वो भी कर लेते हैं सर। सर आपने 20 लाख रुपए एडवांस दिया और 1,80,00,000 रुपया कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में डाला, क्योंकि आपको नेट फुल वैल्यू जमा करना था, तो आपको ये कैपिटल गेन्स 70 लाख का एग्जेम्प्ट हो गया। अगर घर ही कंप्लीट नहीं हुआ तो बेटा 70 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर 25-26। अगर घर कंप्लीट हो गया लेकिन अमाउंट यूटिलाइज्ड इज 20 लाख एज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन, अब क्या हुआ? यानी 20 लाख तो यूज हो गया, 180 में से आपने सिर्फ यूज करा 20 लाख रुपया। अब क्या करेंगे बेटा? तो हमें इस 180 पे एग्जेम्पशन कैसे मिली थी? 70/200 है ना, 20 लाख रुपया। अच्छा, अमाउंट अनयूटिलाइज है, सॉरी, अमाउंट अनयूटिलाइज इज 20 लाख, तो 20 लाख के प्रोपोर्शनेटली जो भी बनता है 70 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 200, 7 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर 25-26। चलिए हम कहते हैं आपने 220 लाख डिपॉजिट किया था, यानी 20 लाख रुपए एडवांस दे दिया, 220 दे दिया, टोटल 240, पर इसमें से तो आपको चाहिए सिर्फ 180 था, आपको तो 200 रुपए इन्वेस्ट करना था या 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना था। तो आपके पास कैपिटल अकाउंट स्कीम में 220 पड़ा है, पर आपका वादा इनकम टैक्स वालों से कितने का है? 180 का। अब वो कहता है अमाउंट डिपॉजिटेड और 220 इंस्टेड ऑफ 180 एंड अमाउंट यूटिलाइज इज 200, तो आपने 180 यूटिलाइज कर लिया, नथिंग इज टैक्सेबल। पर अगर अमाउंट यूटिलाइज्ड इज 150, तो कितना बच गया बेटा? 30। उसके प्रोपोर्शनेटली जो भी एग्जेम्पशन आपने ली थी वो अब विड्रॉ हो जाएगी एंड दैट विल बिकम टैक्सेबल। तो ये होगी पहले प्रकार की, विच इज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इन द कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। अब आते हैं जो आपने नया एसेट खरीदा है। अब जो नया एसेट आपने खरीदा है, ईसी में जो बॉन्ड्स थे, आप 5 साल के अंदर ना बेच सकते हैं ना उनके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अगर लिया तो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। 54B में, 54F में, 54 में आप जो नया एसेट है उसको विद इन 3 years, अब यहां पर क्या है? फ्रॉम इट्स परचेज, जब से खरीदा उसके 3 साल के अंदर नहीं बेच सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, डेट ऑफ ट्रांसफर थी, मैं अभी 54 और 54B का केस कर रहा हूं।
यहां पर आपका कैपिटल गेन्स आ गया 70। हम कह रहे हैं उसने एग्जेम्पशन ले ली, उसने 1/6/23 को ड्यू डेट से पहले नया एसेट ही खरीद लिया 90 लाख का। चलिए प्रॉब्लम ही खत्म होगी, कोई कैपिटल गेन स्कीम की जरूरत नहीं थी, उसने नया एसेट खरीद लिया, हमने एग्जेम्पशन ले ली। अब ये जो नया एसेट आपने 1/6/23 को खरीदा है, अब इस 1/6/23 के 3 साल के अंदर अंदर आप उसको नहीं बेच सकते। तो क्यों नहीं बेच सकते? हमारा एसेट है। हाँ हाँ बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप बेचेंगे तो एक तो नए एसेट पे कैपिटल गेन्स होगा, और एक जो कैपिटल गेन्स आपने यहां एग्जेम्प्ट किया था वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब 54 और 54B में क्या होगा? देखो सबसे पहले समझो, नया एसेट जो है वो क्या है? लैंड है या बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग पे लॉन्ग टर्म का पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने आता है। अब मैंने डिवाइड कर दिया कि अगर आपने 1/6/23 के विद इन 24 मंथ्स सेल करी या उसके 12 महीने में करी, तो मैंने डिवाइड क्यों करा? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अब ये जो नया एसेट है, सपोज हम बात कर रहे हैं, हमने बेचा था रेजिडेंशियल हाउस चंडीगढ़ में बेचा, और ये एसेट खरीदा मुंबई में। अब मुंबई वाला घर आप जब बेच रहे हो, सपोज आप 1,20,00,000 का बेच रहे हो, आपने कितने का खरीदा था? 90 लाख का। अब गवर्नमेंट कहती है जो एग्जेम्पशन विड्रॉ कराई जाएगी वो इस कॉस्ट में से माइनस करके ली जाएगी। तो यहां 20 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे और 24 महीने के अंदर बेच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म होगा। समझ में आ गई बात? तो 20 लाख रुपए कैसे आए? आपकी जो एसेट की कॉस्ट थी उसमें से जो एग्जेम्पशन ली थी वो माइनस करके विड्रॉ होगा। याद रखना ये बात। अगर सर 24 महीने के बाद बेचा, देखो अब लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब ये जो 90 माइनस 70 करके 20 आ रहा है, उसको आप इंडेक्स करके माइनस करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। राइट सर। सर आपने 54 को अलग क्यों करा? इनफैक्ट 54 एंड 54 ईसी दोनों अलग क्यों करें, बताता हूं। देखो अब सेम एग्जांपल ले रहा हूं, यहां तक तो हमें आता है। उसने नया एसेट परचेज करा 1/6/23 को 100 लाख का। अभी 200 का करता तो 70 एग्जाम्प्ट होते हैं, उसने 100 का किया तो मैंने 35 का एग्जाम्पशन देके 35 टैक्सेबल कर दिया। और ये हम ले लेते हैं इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, लेट से 1/11/22 को हुआ था। उसने 1/6/23 को ड्यू डेट से पहले खरीद लिया है, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अब इस एसेट को, बिकॉज व्हाट हैज ही बॉट? ही हैज बॉट न्यू एसेट, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कैन नॉट बी सोल्ड विद इन 36 मंथ्स। फिर मैं वही कह रहा हूं, लेट से 24 महीने में बेच दिया। क्या बेच रहा बेटा? घर है। अब सपोज 1,20,00,000 का बिका ना, तो अभी ध्यान दो 54F में क्या लिखा है कि जो एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी वो अलग से विड्रॉ होगी एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो विड्रॉ भी लॉन्ग टर्म होगा। अगर हम पिछले एग्जांपल में देखें तो वो विड्रॉ जो हो रहा था वो कभी शॉर्ट टर्म भी बन रहा था, दिया एग्जेम्पशन लॉन्ग टर्म का था, पर बाद में टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। नाउ यहां पर क्या था? अगर 12 महीने लास्ट 12 मंथ्स में बेचा, सपोज 1,20,00,000 का, अब आप ये जो 100 लाख की कॉस्ट है इसको इंडेक्स करके माइनस करेंगे। यहां पर हमने बिना इंडेक्स करे माइनस करके शॉर्ट टर्म आया, या इंडेक्स करके माइनस करके जो आएगा वो कैपिटल गेन्स अलग से टैक्सेबल होगा, और ये जो एग्जेम्पशन मिली थी ये अलग से विड्रॉ हो जाएगी। सो यहां पर दोनों लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? नाउ these are all the provisions for the exemptions and the withdrawal of exemptions. Hope you understood them clearly. अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज राइट इन द कमेंट्स, आई प्रॉमिस यू आई विल आंसर देम। एंड कीप ट्यून्ड, मैं हर चैप्टर का क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन ला रहा हूं ताकि लास्ट डेट पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए।